हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 2 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट और लास्ट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 2 था हमारा सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन एंड पेंशन रिफॉर्म। वैसे तो हम एजुकेशन के मोस्टली टॉपिक कवर कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से देखने वाले एक और टॉपिक टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स देख लिए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पेंशन रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो दो टॉपिक रहेंगे आज की वीडियो के और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो पहले समझते हैं टेक्निकल वर्सेस वोकेशनल एजुकेशन या फिर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है। तो जब भी हम बात करते हैं किताबी ज्ञान के साथ कुछ ट्रेनिंग देने की, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हों उनको, चाहे वो सेकेंडरी उसमें हो, तो जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं वोकेशनल एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि वोकेशनल एजुकेशन में जहाँ के हम चीज़ सिखाते हैं क्रिएटिव लर्निंग्स कैसे की जाती हैं या फिर स्किल्स कैसी सीखी जा सकती हैं। तो जब हम उन चीज़ों पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक पर्सन को एबल बनाते हैं कि फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं जॉब वगैरह कर पाए, यानी कि अपने पैरों पे खड़ा हो पाए, फाइनेंशियल स्टेबल हो पाए। उन चीज़ों के लिए जो वोकेशनल एजुकेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीईटी बोलते हैं, है ना। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रेफर्स टू स्किल बेस्ड करिकुलम, जहाँ पे हम बात क्या करते हैं स्किल बेस्ड करिकुलम की, जहां पे हम स्किल सिखाने की बात करते हैं, स्किल्स की बात होती है सिर्फ और सिर्फ, दैट कंसंट्रेट और सर्टेन ट्रेड्स, जो कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करता है कुछ सर्टेन ट्रेड्स के ऊपर एंड इम्पार्ट द प्रैक्टिकल स्किल्स, जहां पे प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करते हैं, कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स की बात करते हैं, नेसेसरी फॉर पीपल टू एंगेज इन पर्टिकुलर एक्टिविटी, उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में एंगेज हैं। जैसे हम बात करते हैं आईटीआई, है ना, आईआईटी की बात नहीं कर रहा, आईआईटी तो है ही अलग इंजीनियरिंग का अलग हब है, लेकिन जब हम बात करते हैं आईटीआई की, तो आईटीआई भी तो एक तरह का ऐसा ही इंस्टीट्यूट है जो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन्स को जो पढ़ लिख नहीं पाए अच्छे से, फिर जो पढ़ना नहीं चाहते, जो जल्दी से जल्दी स्किल सीखना चाहते हैं, यानी कि हाथी काम सीखना चाहते हैं, तो उनको ट्रेड से भेजा जाता है ताकि उन्हें वो पर्टिकुलर स्किल आ पाए और उस पर्टिकुलर स्किल के बेस पे क्या कर पाएंगे, वो जॉब्स वगैरह कर पाएंगे। तो द वीईटी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया आर डिजाइन टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। इनका काम क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइड द नेसेसरी ट्रेनिंग, और यही नहीं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन रूरल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, खासकर उन एरियाज में जो रूरल एरियाज हैं, है ना। क्योंकि अर्बन में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी बढ़िया लेवल पे हो रखी है। अगर हम अपने कंट्री इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है, अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज की कोई भी कमी नहीं है, सर्विस सेक्टर की कोई भी कमी नहीं है, दिक्कत किसकी है, प्राइमरी सेक्टर की। तो वो तो उसकी तो दिक्कत नहीं, जब सबसे ज़्यादा लोग ही इन्वॉल्व हैं सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में अर्बन सिटीज़ के अंदर, तो फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर की हम बात ही नहीं करते। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रामीण इलाकों की, यानी कि रूरल एरियाज़ की, तो वहाँ पर मेन कमी किसकी होती है, जॉब्स की, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं है, सर्विस सेक्टर इतनी फेमस नहीं है। सिर्फ वहाँ पे साधन क्या होता है, या तो एग्रीकल्चर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, या फिर हम बात करते हैं किसकी, वहाँ पे किसी भी तरह के और कामों की, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हाँ मेनली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। तो वहाँ पे कुछ ही चीज़ें हैं जो खुली हुई हैं, कुछ ही दरवाजे हैं जहाँ पे लोग जॉब्स कर सकते हैं। इसीलिए जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो शहरों की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है जॉब करने की, है ना। तो इससे लोग जो है अर्बन सिटीज़ में आते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि कुछ ना कुछ हमें वोकेशनल एजुकेशन इस तरह का रखना चाहिए ताकि जो रूरल एरियाज हैं उन्हें भी हम जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे काम कर सके, या फिर वो काम कर सके किसी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए यहाँ पे आजीविका यानी कि लिवलीहुड जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब समझते हैं अगला पार्ट। तो सेवरल प्रॉब्लम्स इन द ऑपरेशन ऑफ द स्कीम सच एज, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि स्कीम्स नहीं चलाई गई, बहुत सी स्कीम्स चलाई गई है ना। इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग को लेके, वोकेशनल एजुकेशन को लेके बहुत सी स्कीम्स चलाई गई, उन्हें फंड भी किया गया, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया कि कैसे लोगों को ट्रेन करना है, कैसे लोगों को वोकेशनल एजुकेशन देनी है, कैसे लोगों को
स्किल्स सिखानी है, इन सब के ऊपर काम किया गया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को हम एक करके डिस्कस करते हैं। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से स्कीम्स में फेल हुई। और यहाँ पे जब आप पढ़ोगे इस टॉपिक को कंप्लीटली, तो आप बुक्स में ये भी देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ इंडिया के बारे में बात नहीं की गई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ग्लोबली लोग कैसे वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर, उन सब के ऊपर भी हमने अलग अलग स्कीम के बारे में बात कर रखी है। लेकिन मेन चीज इतनी ही थी कि वोकेशनल एजुकेशन होता क्या है, अब कौन कौन सी स्कीम चलाई गई और वो स्कीम्स जो है इतनी ज्यादा फेल क्यों हुई। क्योंकि आज भी हम देखते हैं इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोगों को दिक्कत किस में है, लैक किस में है, स्किल्स में है। लोगों के पास प्रॉपर स्किल्स ही नहीं है। अब वो स्किल्स ना होने के कुछ ये कारण है हमारे पास, वो स्कीम्स फिर होने के कुछ ये कारण है। पहला कारण क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, लो प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि हम कहीं ना कहीं इतनी प्रायोरिटी नहीं देते वोकेशनल एजुकेशंस को, यानी कि किताबी ज्ञान को तो सब प्रायोरिटी दे रहे हैं लेकिन स्किल्स को कोई भी प्रायोरिटी नहीं दे रहा। तो ये एक मेन प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से वो स्कीम्स फेल हो गई। सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च कर रही है, लोग उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, लोग उसके अंदर अपने आप को देख ही नहीं पा रहे, मतलब लोग जा ही नहीं रहे उस स्कीम्स की तरफ, तो गवर्नमेंट उस स्कीम बंद कर देगी क्योंकि स्कीम फेल हो जाएगी एक तरह से, क्योंकि जिनके लिए बनाई गई थी वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उस स्कीम की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या आया, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये भी प्रॉब्लम है। अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च कर दी लेकिन स्टेट गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है, वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रही किनके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो क्या वो स्कीम कामयाब हो पाएगी, वो स्कीम कामयाब नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक मेजर इशू बनता है स्कीम्स की फेलियर की तरफ। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तीसरा पॉइंट जो बनता है वो क्या बनता है हमारे पास यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड ट्रेनिंग। अब क्वालिटी भी डिपेंड करती है। अब मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चला दी, भाई हम लोगों को पर्टिकुलर स्किल सिखाएंगे, सपोज करो लोगों को कपड़े बनाना वगैरह सिखाना है, टेलरिंग सिखानी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में सिखाना है, फिर किसी मशीन्स के बारे में सिखाना है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर टीचर्स नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रक्टर्स नहीं है जो उन्हें प्रॉपर तरीके से बता पाए कि कौन सी चीज़ किस प्रकार से काम करती है, या फिर वो सिखाना ही नहीं चाहते, यानी कि ट्रेनिंग और जो टीचर्स है दोनों क्या है, पुअर क्वालिटी के हैं। तो ऐसे केसेस में भी लोग जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और लोग कहीं ना कहीं उस स्कीम से बाहर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा होता। तो ये भी एक दिक्कत है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड ट्रेनिंग। फोर्थ पॉइंट हमारे पास पे क्या आता है, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का लैक, कि कई बार गवर्नमेंट के पास खुद इतना पैसा नहीं होता कि गवर्नमेंट उन स्कीम्स को लगातार फंड कर पाए, लगातार जारी रख पाए। तो ऐसे किस्से में गवर्नमेंट जो है लैक ऑफ फंड की वजह से, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स की वजह से उन स्कीम्स को बंद कर देती है। तो ये भी एक कारण बन सकता है। फिफ्थ पॉइंट और आखिरी पॉइंट क्या है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन विद वेरियस लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। कि जब हम बात करते हैं वेरियस लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन की, चाहे वो हमारा प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो या फिर हायर स्टडीज़ हो, इन सब के साथ जब वो वोकेशनल एजुकेशन को डालने की कोशिश करती है तो सारे जो लेवल्स ऑफ एजुकेशन है वो यहाँ पे इंटीग्रेट होके नहीं कर पाते काम, यानी कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है डिफरेंट स्कूल के स्टेप्स में या फिर लेवल्स में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्कीम्स फिर से फेल हो जाती हैं। क्योंकि हर तरह को आप सेम वोकेशनल हर लेवल पे आप जो है सेम तरह की वोकेशनल एजुकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि स्किल प्रोवाइड करने का भी टाइम होता है एक, मतलब एक हायर स्टडीज पे आप स्किल दो या फिर आप 9th-10th के बाद स्किल देनी शुरू कर दो। क्योंकि जब बच्चा 7th-8th क्लास तक होता है तो उसकी बुद्धि थोड़ी बच्चा लेता है, इतना क्रिएटिव तो होता है लेकिन क्रिएटिव से यहाँ पे स्किल सीखने पर फोकस नहीं होता, उसका फोकस होता है खेलने वगैरह पे, पढ़ने पे थोड़ा कम, ठीक है, बाकी जो, लेकिन जब बच्चा मैच्योर होता है ना तब ये सब चीज़ें जो है ना उसे प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया। ठीक है, तो लैक ऑफ इंटीग्रेशन विद वेरियस लेवल ऑफ एजुकेशन, तो ये एक पॉइंट आया। अगला पॉइंट समझते हैं। Several more changes were made with the scheme renamed as vocationalization of secondary and higher secondary education। अब यहाँ पे कुछ और चेंजेस आते हैं, were made to scheme rename and vocationalization। जब बात करते हैं vocationalization की, वो भी secondary और higher secondary education, तो कुछ more चेंजेस कौन कौन से। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, implementing the national vocational education क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये है हमारा NVEQF। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्कीम मान लो अब यहाँ पे कि जहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड कोऑपरेटिंग विद इंडस्ट्री सेक्टर स्किल काउंसिल्स फॉर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड असेसमेंट, जहाँ पे इस बात का ध्यान रखा है कि हम जो है लोगों को ट्रेन करेंगे। और यही नहीं, इन ऑर्गेनाइजेशन का कोऑपरेशन होता था किन के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ या फिर इंडस्ट्रीज के साथ, कि जिन भी लोगों को हम स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें प्लेसमेंट भी तो देनी पड़ेगी ना, तो उनको जॉब प्लेसमेंट
प्लेसमेंट कैसे लगवाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ना कि कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट होता है, ऐसे जॉब प्लेसमेंट होती हैं, तो उनके लिए जो है ना पे कोऑपरेट भी करते थे ये लोग, एंड सर्टिफिकेशन भी देते थे कि भाई हाँ ये पर्सन सर्टिफाइड है, इस पर्सन ने पर्टिकुलर स्किल जो है पूरी तरीके से सीख ली है, अब आप इसको स्किल के बेस पर जॉब दे सकते हो या फिर असेसमेंट। दूसरा, लेकिन इतना आसान नहीं होता था प्राइवेट सेक्टर का कोऑपरेट करना किसके साथ, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें आती थी इस चीज़ में, तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम बनता था। क्योंकि अगर आप अभी भी देखो तो प्राइवेट सेक्टर जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ को खुद ही ट्रेन करते हैं, खुद ही उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, है ना, उन्हें अलग अलग वर्कशॉप्स में भेजते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से काम को सीख सके और काम कर पाए, क्योंकि वो मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो एफिशिएंसी दे सकती है वो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो हम खुद ही अपने एम्प्लॉयज़ को स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये आया पॉइंट हमारे पास एक। दूसरा क्या आया, चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ फंडिंग। अब चेंजेस किस में हो गए, पैटर्न ऑफ फंडिंग, शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, कि जो सेंटर और स्टेट्स है वहाँ पे जो फंडिंग होती थी उसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए, यानी कि जो पैसा है वो किस तरीके से देना है वो सब चीज़ें यहाँ पे देखी गई, तो इसके पैटर्न में चेंज किया गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज बना। तीसरा पॉइंट क्या बना, इंट्रोडक्शन टू वोकेशनल एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे भी, सेकेंडरी लेवल कौन सा होता है, 9th से ऊपर क्लास को जो हम बोलते हैं, 9th या 9th से ऊपर, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लेवल। तो वहाँ पे भी वोकेशनल एजुकेशन को जारी कर दिया गया था कि अब वहाँ पे भी लोगों को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या बनता है, आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिमांड ड्रिवन मॉड्यूलर। तो जो आइडेंटिफिकेशन है और इम्प्लीमेंटेशन है, किसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ऑफ डिमांड ड्रिवन मॉड्यूलर वोकेशनल कोर्सेज इन कंजक्शन विद इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर्स, कि जिस तरह की इंडस्ट्रीज को और एम्प्लॉयर्स को लोगों की जरूरत है आपको वैसी ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, वैसे ही एम्प्लॉयज को उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। अगर मान लो सिंपल सी बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अगर वो ट्रेनिंग दे रही है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, लेकिन उसकी इकोनॉमी के अंदर डिमांड ही नहीं है किसी भी सेक्टर में, तो क्या फ़ायदा है ऐसी ट्रेनिंग देने का, क्या फ़ायदे ऐसे स्किल्स को प्रोवाइड करने का। तो इसलिए यहाँ पे भी गवर्नमेंट जो कहीं ना कहीं लैक कर दी थी। हमेशा गवर्नमेंट को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो कोई स्कीम्स लेके आ रही है, किसी स्किल्स को प्रोवाइड कर रही है, तो उस स्किल्स की इकोनॉमी में डिमांड भी होनी चाहिए ना। जब हम पर्टिकुलर कोई कोर्स करते हैं या फिर कोई स्किल सीखते हैं, हम ये सोच के सीखते हैं ना कि उसकी इकोनॉमी में डिमांड क्या है, या फिर हम एक कंसेप्ट सीखते हैं एजुकेशन के अंदर भी, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हम जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी स्किल को सीखने के पीछे, तो उसका फ़ायदा हमें कितना मिलने वाला है, वो इस पॉइंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। ये तो हो गए सारे पॉइंट्स टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के। अब थोड़ा सा बात करते हैं पेंशन्स के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब ये UBI है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब क्या है कि कई बार आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट है ना वो लोगों को फ्री में पैसा प्रोवाइड करती है इलेक्शंस के टाइम पे। जैसे आप देखो, या तो फ्री में पैसा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, या फिर इन काइंड बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल राशनिंग सिस्टम है, ठीक है, पैसा बांटना है खासकर इलेक्शंस के टाइम पे, या फिर और भी बहुत से तरीके हैं जब गवर्नमेंट जो है लोगों को बेसिक नीड्स के लिए पैसा प्रोवाइड करती है अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग चैनल्स के थ्रू। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे हम ये समझते हैं, क्या ये सब चीज़ें ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि लोगों को ये कैसे सिखाया जाए, लोगों को इतना एबल बनाया जाए कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपनी इनकम खुद जनरेट करें। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो लोगों को एडिक्ट बना रही है किस चीज़ को, कि भाई फ्री में पैसा लो, आपको बेसिक नीड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको खाने के लिए राशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि होता कुछ भी नहीं है उस राशन से, ठीक है, एक तो बेकार क्वालिटी का, बैड क्वालिटी का, लेकिन फिर भी। पर हाँ, जो पुअर्स लोग हैं, जो फिर अनएम्प्लॉयड लोग हैं, फिर जहाँ पे फैमिली इनकम बहुत कम, उनके ठीक होता है वो, ठीक है, तो भाई काफ़ी पुअर क्वालिटी का राशन होता है वो प्रोवाइड कर रही है। फिर बाकी चीज़ें जो प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लोगों को एडिक्ट बनाने की कोशिश करे कि तुम हमें टैक्स दो, बाकी चीज़ें हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इकोनॉमी कैसे रन करेगी, कौन सेक्टर बूम करेगा, कौन सेक्टर जो हम बंद कर देंगे, वो सब काम हमारा है। तुम सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, ठीक है, तुम बैठ के रील्स देखो, रील बनाओ, ठीक है, टाइम पास करो। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो लोग भी, लोगों को गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयड फील नहीं होने देती, ठीक है, फ्री में हर एक चीज़ प्रोवाइड कर देती है, एडिटेड बना रही है, एबल होना, और फ्री में क्या, बैड क्वालिटी की चीज़ें जिससे बहुत कम पैसा लग रहा है। हो सकता है उससे फालतू आप टैक्स भर देते हो, या फिर हम में से कई लोग उनसे फालतू टैक्स भर देते हैं जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यानी कि करप्शन किस लेवल का है कि गवर्नमेंट जनता से ही 100 रुपये वसूल कर रही है, उसी 100 में से 50 रुपये जनता को वापस कर देती है, 50 रुपये खुद रख रही है और उन्हें बोले तुम रिलैक्स रहो, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रखा था। तो वही सब चीज़ है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी कि लोगों की बेसिक इनकम को उठाने के लिए
खासकर जो अनएम्प्लॉयड वगैरह हैं उनकी बेसिक इनकम उठाने के लिए गवर्नमेंट उन्हें बहुत से तरह के रिवेन्यूज, बहुत से तरह की चीज़ें जो हैं एक तरह से परचेज करके देती है, या फिर परचेज कर देगी या फिर खुद पैसे प्रोवाइड कर देगी ताकि वो लोग वो चीज़ें खरीद पाएँ। तो इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसको बहुत सी इकोनॉमीज ने क्रिटिसाइज भी किया, बहुत सी इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज भी किया, और ऐसा सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, बहुत सी कंट्री में है। अब यहीं पे अगला पॉइंट जो है ना वो थोड़ा सा इससे मिलता होता है, पर समझेंगे क्या फ़र्क है, टारगेटिंग वर्सेस यूनिवर्सलिज्म। अब टारगेटिंग वर्सेस यूनिवर्सलिज्म का मतलब क्या है कि आप सबको पैसा प्रोवाइड मत करो, जिनको एक्चुअल में नीड है उस रिसोर्स की। फॉर एग्जांपल जो हम बात करते हैं राशनिंग सिस्टम की, तो किसको मिलना चाहिए, जिसको सही में एक्चुअल में नीड है, जिसके घर में इतना पैसा भी नहीं है कि वो लोग अनाज खरीद पाएं या फिर बाहर के रेट पे अनाज वगैरह खरीद पाएं, ठीक है, तो उनको प्रोवाइड होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो अमीर अमीर लोग राशन लेके चले जाते हैं। तो यानी कि जिनको नीड है, जो टारगेटिंग पीपल्स हैं, आप सिर्फ उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करो, उनको पैसा प्रोवाइड करो। जैसे सपोज करो गवर्नमेंट अलग तरह के पेंशन देती है, विडो पेंशन हो गया, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन हो गया, रिटायरमेंट पेंशन हो गया, ये बहुत सी तरह की गवर्नमेंट जो पेंशन प्रोवाइड करती है। लेकिन किन को प्रोवाइड होना चाहिए, टारगेटिंग पीपल्स को, है ना, यानी कि जो सही में इतने वीक हैं, ठीक है, इतने डिसेबल हैं, जो इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिनके बस की नहीं इनकम जनरेट करना, ठीक है, जो चाहे तो भी नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग जो है ना टारगेट के अंदर आने चाहिए, ना कि सबको प्रोवाइड कर दो और सबको एडिक्टेड बना दो। क्योंकि आजकल आप देख रहे होगे इलेक्शंस में ना मेन मुद्दा भी यही होता है कि गवर्नमेंट कौन कितना पैसा बांट रहा है। और जब दिल्ली की गवर्नमेंट की बात हुई तो दिल्ली गवर्नमेंट दोनों ही लगे हुए हैं, चाहे वो हमारे केजरीवाल साहब हो, चाहे वो हमारे मोदी जी हों, दोनों के दोनों लगे हुए हैं कि भाई कौन फ्री में पैसा बांटेगा, गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट फ्री में पैसा बांटेगी, खासकर फीमेल्स को, ठीक है, किसी एक सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वैसे वो पैसा मिलता नहीं है, सबको पता है, ना वो पैसा केजरीवाल प्रोवाइड कर सकता, ठीक है, ना ही वो पैसा जो हमारे मोदी जी हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कोई भी प्रोवाइड कर नहीं पाएंगे। उसकी मेन रीज़न है, रीज़न क्यों है भाई, वो पैसा तुम किस हक से बोल रहे हो तुम प्रोवाइड कर देंगे, तुम्हारा पैसा है, तुमने कमाया हुआ पैसा, जनता का पैसा है, ठीक है, टैक्स के थ्रू आया है, तुम उसको यूज़ करते हो इलेक्शंस में। कैंपेनिंग तो लेवल पे होती है इलेक्शंस के अंदर, लेकिन ये लोग पैसा बांटने का भी क्या होता है, एक तरीका बन गया इन लोगों का कि भाई ये अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, वोट्स मिलेंगे, ठीक है। और जनता भी इतनी अंधी है, पता नहीं कौन से एजुकेशन लेके बैठे हैं कि इन्हें लगता है कि ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करेगी, हम गवर्नमेंट को क्या कर देंगे, वोट दे देते हैं। अरे भाई फ्री की इलेक्ट्रिसिटी कितने की आती है, फ्री का वाटर कितने का आता है, अगर मैं बात करूँ तो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है फ्री का, 200 यूनिट कितना बिजली बिल आ जाएगा महीने का, 200, 250, 500, ठीक है, उससे कई गुना फालतू टैक्स, मतलब गवर्नमेंट दूसरे रिसोर्स पर टैक्स लगा के पैसा कलेक्ट कर लेती है। क्योंकि आप खुद सबके पास दिमाग, खुद ये सोच सकते हो भाई गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आता है, हमारे टैक्स के थ्रू, और जब टैक्स के थ्रू हमारा पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रही है तो दूसरी जगह से उस पैसे को निकाल भी रही है हमारी जेब से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो टारगेटिंग पीपल्स को जो है वो पेंशन वगैरह मिलने चाहिए, ठीक है, बाकी लोगों को खामखा एडिट बनाना नहीं चाहिए। तो ये 2 पॉइंट का मतलब ये था। इसी को लेके बहुत से पेंशन रिफॉर्म्स लाए गए टाइम के साथ कि किन किन लोगों को यहाँ पे जो है पेंशन वगैरह मिलनी चाहिए, किन किन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। जैसे पेंशन रिफॉर्म इज एन एसेंशियल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पर्टिकुलरली कंसर्निंग चैलेंजेस पोज्ड बाय पॉपुलेशन एजिंग। तो ये खासकर उन लोगों के लिए था जैसे जो पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी हो चुकी है, काफ़ी एज में बड़े हो चुके हैं, या फिर ओल्ड एज पर्सन्स हैं, ठीक है, तो उन लोगों को पेंशन प्रोवाइड करनी चाहिए क्योंकि अब वो इनकम जनरेट करने के काबिल नहीं है। एंड चेंजिंग लेबर मार्केट्स, और मार्केट्स लेबर जो चेंज हो रही है उनको मिलनी चाहिए। तो पेंशन सिस्टम प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग एडिक्वेट रिटायरमेंट इनकम। और जो पेंशन है वो इंपॉर्टेंट भी है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एक एडिक्वेट रिटायरमेंट इनकम की अगर हम इन फ्यूचर में रिटायरमेंट अगर हमारी हो भी गई तो हम किसी पे डिपेंडेंट ना बने। एंड रिफॉर्म मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस सस्टेनेबिलिटी। और जो रिफॉर्म मेजर्स हैं आर इम्प्लीमेंटेड, यानी कि बहुत से रीजंस रिफॉर्म्स को हम यहाँ पे करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं टू एड्रेस सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स, ताकि हम सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स को जो भी मतलब फ्यूचर में सस्टेन अगर हमें करना है चीज़ों को, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे एड्रेस कर सकें। प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और यही नहीं, वो लोग जो कहीं ना कहीं जॉब नहीं कर पा रहे या फिर वो लोग जिनकी इनकम बहुत लो है, तो वैसे लोगों को सही में जरूरत है उन पेंशन की, तो जिसके जरिए वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। तो पेंशन हमारा वो जरिए बन सकता है, लेकिन हाँ अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो। एंड अचीव इंटरजनरेशनल इक्विटी, और यही नहीं, इंटरजनरेशनल इक्विटीज भी यहाँ पे बनाई जा सकती है, यानी कि जो जनरेशन है उनके बीच में क्या होगी, इक्विटी होगी। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट आए पेंशन रिफॉर्म को लेके, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको इतने टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई क्या होता है, टारगेटिंग वर्सेस यूनिवर्सलिज्म क्या होता है, और पेंशन रिफॉर्म्स। बाकी मैंने इनके बारे में और भी डीप में समझा दिया है अपने नोट्स के अंदर। तो जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। फिर भी किसी प्रकार का डाउट बच जाए, किसी प्रकार की क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कंसेप्ट के साथ, एक नई चैप्टर के साथ। लेसन नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, तो भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।